हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरदीप सिंह है। इस वीडियो में एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जो केस स्टडी रिटेल मेडिसिन स्टोर से रिलेटेड है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर इन रिटेल ट्रेडर्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि वो मेडिसिन्स की प्राइस एबनॉर्मली चार्ज कर रहे हैं। मतलब जो उनकी कॉस्ट होती है उसमें वो 300-400 प्लस मार्जिन लेकर के वो पेशेंट को सेल करते हैं। लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि जब तक हम रिटेल की कंडीशंस को समझेंगे नहीं, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि रिटेलर्स किस तरीके से बिज़नेस करते हैं, तब तक हम उन्हें पॉइंट करते रहते हैं। इसलिए जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है इस इंडस्ट्री में, जो मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो उनकी ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो वीडियो सोशल मीडिया में चलाई जा रही है उसमें मैक्सिमम कंटेंट्स मिसगाइडिंग है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि मार्केट रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रिटेलर चार्ज कर रहा है वो खुद रिटेलर ने ही बनाया होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मेडिसिन्स के केस में मैक्सिमम मेडिसिन्स प्राइस कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ऐसी ही मेडिसिन्स प्राइस कंट्रोल में जाती हैं जो मेडिसिन्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल लगती हैं या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं। इसका एग्जांपल हमने मार्केट में रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया होगा रिगार्डिंग सैनिटाइज़र, कि 20 मार्च से पहले सैनिटाइज़र के ऊपर कोई ड्रग प्राइस कंट्रोल नहीं था। इसलिए जो भी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर थे वो अपनी मर्ज़ी से उसकी प्राइसिंग करते थे और उसके अकॉर्डिंगली रिटेल पे वो प्रोडक्ट सेल आउट होता था। लेकिन 20 मार्च के बाद गवर्नमेंट के एक्शन लेने के बाद सैनिटाइज़र के ऊपर ड्रग प्राइस कंट्रोल लग चुका है, जिसके कारण आज के टाइम पे सैनिटाइज़र अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल मार्केट में सेल आउट होता है। एक एग्जांपल से समझाऊं, 20 मार्च से पहले वाले सैनिटाइज़र में 500 ml के ऊपर 500-600 रुपीज़ तक की एमआरपी होती थी। लेकिन अप्रैल मई जून की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 500 ml के ऊपर 250 रुपीज़ से ज़्यादा की प्राइसिंग हम नहीं देखते हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि कुछ ऐसी सेंसिटिव आइटम्स होती हैं, एसेंशियल आइटम्स होती हैं, जिस पे गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। अदरवाइज़ दूसरे के ऊपर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट प्राइस इसलिए कंट्रोल नहीं करती क्योंकि ट्रेड मोटिवेटेड रहे, जो उसके ट्रेडर्स हैं वो इनकरेज रहें, वो प्रॉफिट कमाएं। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि पेशेंट की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, वहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस कंट्रोल कर सकती है। तो पहली बात तो हमने ये समझ ली कि प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट मेडिसिन्स के ऊपर, मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाती है। तो प्राइस कंट्रोल करना या ना करना गवर्नमेंट का डिसीज़न है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होलसेलर और रिटेलर की नहीं है। इसलिए होलसेलर और रिटेलर को पॉइंट आउट करना यहाँ गलत है। और अच्छे से समझने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फंक्शन को समझना ज़रूरी है कि मेडिसिन किस तरीके से मार्केट में आती है। इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है सिप्ला कंपनी का। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी हम इसे कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग यानी मार्केटिंग दोनों करती है। अगर कोई एक प्रोडक्ट सिप्ला ने बनाया है तो वो मार्केट में दो तरीके से आता है, एक इथिकल वे में, दूसरा जेनरिक वे में। इथिकल वे एक ऐसा वे होता है जिसमें मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, सेल्स की प्रमोशन होती है, जिसके लिए एक मैनेजमेंट टीम अपॉइंट की जाती है, जिसमें जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर अपॉइंट होते हैं। उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं और वो फील्ड में लोकल मार्केट में आकर डॉक्टर को विज़िट करते हैं। रेगुलर विज़िट करने के बाद, कन्विंस करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद वो मार्केट में उनकी डिमांड क्रिएट कराते हैं। डिमांड क्रिएट होने के बाद एक प्रॉपर चैनल होता है प्रोडक्ट मार्केट में लाने का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ से फिर एक रिटेलर के पास से आने के बाद एक पेशेंट के पास वो प्रोडक्ट आता है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करूं तो ऑन एन एवरेज एक मेडिसिन जो सिप्ला कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई है, अगर उसकी प्राइसिंग 30 रुपीज़ है, तो वो मार्केट में जब पेशेंट के पास आती है तो उससे पहले
₹40 के आसपास डिमांड क्रिएट करने में उस प्रोडक्ट के खर्चे लगते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर के ऊपर किए गए खर्चे और सेल्स मैनेजर्स के ऊपर किए गए खर्चे, ये सारे खर्चे ₹40 के आसपास पड़ते हैं। फिर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर की मार्जिन को अगर ऐड किया जाए तो वो प्रोडक्ट कहीं जा कर के ₹100 का होता है और वो पेशेंट ₹100 पे करता है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट मेडिसिन्स हम मार्केट में परचेज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम एथिकल प्रोडक्ट कहते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें यही सेम कंपनी जेनरिक वे में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन इस प्रोडक्ट को वो मार्केट में वाया डॉक्टर रिटेलर्स के पास ला करके वो पेशेंट को नहीं देती है। वो प्रोडक्ट सीधा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपनी अथॉरिटी से पुश अप सेल करके पेशेंट को वो प्रोडक्ट सेल करता है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो ₹30 सिप्ला ने जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट इनकर्ड की थी, वो अभी भी प्राइसिंग सेम रहती है। सॉल्ट उनके बिल्कुल सेम रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो डिमांड क्रिएट करने तक ₹40 के एक्सपेंसेस चार्ज हुए थे, वो अमाउंट अब वो मार्जिन के रूप में होलसेलर रिटेलर्स की मार्जिन में ऐड हो जाती है और फिर वो प्रोडक्ट पुशअप करके रिटेलर पेशेंट को ₹100 में सेल करता है। तो इस तरीके से जो मार्केट में प्रोडक्ट आती है उसे जेनरिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो सोशल मीडिया में वीडियोस मैंने देखी थी उसमें इन्हीं जेनरिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात बताई गई थी और ये चीज़ हमें इस वीडियो में भी समझ आ चुकी है कि पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं है अगर वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए प्रोडक्ट को ख़रीदे या रिटेलर से ख़रीदे। रिटेलर की मार्जिन इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसी पॉइंट को उस वीडियो में ज़्यादा हाईलाइट करके बताया गया है। लेकिन क्या हमें पता है कि रिटेलर की मार्केट में रियल ग्राउंड कंडीशन क्या है? वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। उसे बताने से पहले जो हम मार्केट में घर के लिए गुड्स परचेज़ करते हैं, जिसे हम ब्रांडेड प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे जिसके मार्केट में हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, ब्रांड नेम देखते हैं और सेल्स प्रमोशंस देखते हैं, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उसे ही मेडिसिन के लाइन में एथिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट भी हम यूज़ करते हैं जिसकी मार्केट में एडवर्टीज़मेंट नहीं होती है, वो रिटेलर हमें अपनी कन्विंसिंग से हमें प्रोडक्ट सेल आउट करता है। उस प्रोडक्ट को हम मेडिसिन के लाइन में जेनरिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हमने कोई बेकरी बिस्किट ब्रांडेड कंपनी का ख़रीदा है तो वो एथिकल प्रोडक्ट हो गया और रिटेल बेकरी वाले से मैंने वो बिस्किट्स ख़रीदा तो वो जेनरिक प्रोडक्ट हो गया। बेसिक डिफरेंस यही है। जो लोकल रिटेलर से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं जिसकी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं होती है, उसमें उस रिटेलर की मार्जिन अच्छी होती है। तो इस तरीके का बिज़नेस को हम जेन्युइन बिज़नेस कहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि रिटेलर का जो फंक्शन है मार्केट में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। रिटेलर किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है, जब हम इस बारे में जान जाएंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि वाकई रिटेलर की कहीं कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ करो एक कोई पेशेंट है जो नॉर्मल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कफ़ है, कोल्ड है, फीवर है या एसिडिटी है। नॉर्मली हमें भी अगर ये कोई डिजीज़ होती है तो पहले प्रेफरेंस क्या होती है, हम अपने लोकल रिटेलर के पास जाते हैं और उस रिटेलर को अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं। वो रिटेलर अपनी अथॉरिटी से, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से हमें वो मेडिसिन्स रेकमेंड करके देता है और हम ट्रस्ट पे वो मेडिसिन्स कंज्यूम करते हैं और हम नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। जहाँ क्रोनिक डिजीज़ की बात आती है, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा, तब उसी केस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अदरवाइज़ हमारा स्मॉल डॉक्टर यही रिटेलर होता है। तो वो रिटेलर ज़्यादातर हमें जेनरिक दवाई बेच करके हमें वो प्रोडक्ट सेल करता है और ख़ास बात यह है कि वो हमसे डॉक्टर की कोई फ़ी भी नहीं लेता। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट में अपनी थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा लेकर के हमें वो गुड्स दे देता है। सपोज़ ₹100 में उसने हमें अगर गुड्स बेची भी हैं तो उसमें उसने ₹50-60 ज़रूर कमा लिए होंगे। ये जेनरिक प्रोडक्ट में उसे बेनिफिट मिला है। लेकिन
दूसरा फ़ायदा देखें, हमें कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ है। अब हम इस कंज्यूमर के फ़ायदे को जब कंपेयर करेंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि हम कंज्यूमर वाकई कितने बेनिफिट में हैं। इन्हीं डिजीज़ के लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने हमसे 300-400 रुपए की फ़ी चार्ज करनी है। फिर इसके अलावा उसने जो दवाई लिखनी है वो सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर में मिलेगी या स्टोर हाउस में मिलेगी जो उसके कंट्रोल में होगी। ये हमने अपनी मार्केट में कंडीशंस देखी हैं कि एक डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो सेलेक्टेड मेडिकल स्टोर में ही कई बार मिलती है, हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आप सब समझदार हो, आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर हम इन ट्रीटमेंट के लिए, इन मेडिसिन के लिए आएँ तो 500 रुपीज़ हमारे खर्च होंगे। अब कंपेयर करके देखें, इन रिटेलर्स ने हमारा कितना बेनिफिट कराया। हमारा 400 रुपीज़ का इन्होंने बेनिफिट कराया और इसने हमसे कितना चार्ज करा, 40 टू 50 रुपीज़। दिस इज़ द रियलिटी। और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हमसे एबनॉर्मल चार्ज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं रिटेलर्स जो मार्केट में रिटेल का काम कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो उनकी रियल कंडीशंस क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो सेमी ड्यूरेबल है, जिसकी लाइफ 1 ईयर 2 ईयर मैक्सिमम 3 ईयर है। ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं की जाती और आपको पता होगा कि ये सारे जब एक्सपायर हो जाते हैं तो इसके बदले में इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। तो आप विजुलाइज करके देखो कितना बड़ा लॉस ये रिटेलर सफ़र करते हैं। हमने उनकी मार्जिन देख ली लेकिन हमने उनके एक्सपेंसेस कंपेयर नहीं किए। ये सारे कंप्लीट वेस्टेज हैं उनके लिए, जिसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट की एक्सपायरी के बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। जहाँ तक उनके प्रोडक्ट रेंज की जब बात है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रिटेलर मैनेज करता है उतना कोई दूसरा बिजनेसमैन मेंटेन नहीं करता, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ ऑफ मेडिसिन्स हैं, इतने ब्रांड नेम्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं कि उन सब का स्टॉक मेंटेन करके रखना, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना रियलिटी में उनके लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट होती है। इनके डेड स्टॉक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लॉस भी हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर पॉइंटिंग आउट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, डॉक्टर की प्रॉब्लम। जी हाँ, डॉक्टर की प्रॉब्लम। आज के टाइम पे डॉक्टर की कलम बिक चुकी है। डॉक्टर ने रेकमेंडेड प्रोडक्ट जो लिखने हैं वो सेलेक्टेड स्टोर्स में ही मिलने हैं, वो दूसरी जगह नहीं मिलते। पहले ऐसी बात नहीं होती थी। रिटेलर्स के पास दूर दूर से कस्टमर्स आते थे और वो जो प्रोडक्ट थे वो हर जगह मिलते थे। इसके कारण रिटेलर की सेल्स भी अच्छी होती थी, लेकिन रिटेलर की मैक्सिमम सेल्स सफ़र होने का रीज़न ये है कि डॉक्टर सेंटर्ड या डॉक्टर कंट्रोल्ड स्टोर बन चुके हैं। जो डॉक्टर जहां प्रैक्टिस करता है उसी के नियर बाय या उसी प्रीमाइसेस के अंदर डॉक्टर की खुद की मेडिसिन स्टोर है जहां पे रेकमेंडेड प्रोडक्ट मिलते हैं और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में शायद ना ले पाओ, और वो जिस प्राइस में चार्ज करेंगे आपको लेना पड़ता है। हम अगर रिटेलर से कुछ लेने जाते हैं वो 10 to 15% हमें डिस्काउंट भी दे देता है, लेकिन जिस डॉक्टर के मेडिसिन शॉप से हम खरीदेंगे वहाँ पे हमें 1% का भी डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप ये भी देखो कि कितने रिटेलर्स की सेल इस कंडीशन के कारण फॉल हो चुकी है, उनकी टर्नओवर कितनी कम है, उस हिसाब से उनकी सेल्स कितनी कम होती हैं। तीसरी प्रॉब्लम, ड्रग ऑफिसर। जब एक ड्रग ऑफिसर किसी दुकान पे आ जाता है तो उस मालिक के हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। अचानक जब उनके अंदर विज़िट होती है तो उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है। वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि अगर ड्रग लाइसेंस वाले पर्सन ने कुछ भी पॉइंट आउट कर दिया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वो इतने डर के अंदर वो बिज़नेस करते हैं। 3-4 साल पहले हमने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें मोहाली के अंदर एक मेडिसिन ट्रेडर ने जा करके उसे शूट आउट किया था। क्यों? क्योंकि उस ड्रग ऑफिसर ने उसकी शॉप सील करी थी बिकॉज ऑफ कुछ नार्कोटिक ड्रग्स, नशे वाली दवाई को लेकर के। तो पॉइंट ये है कि हर एक रिटेलर बहुत ही प्रेशर में रह करके काम करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर इस बिज़नेस में है तो अगर उसने थोड़ी सी आपसे मार्जिन ले करके बिज़नेस किया भी है तो उसने कोई गलत नहीं किया। अगर ये जेनरिक मेडिसिन्स बंद कर दी जाएं
तो आप मान के चलो कि मैक्सिमम रिटेल बिजनेस बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं वो डॉक्टर के पास ही मिलनी है। तो जनरल पब्लिक उनके पास अगर जा कर के रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स लेती हैं तो उनको मार्जिन कुछ भी नहीं हो सकती। वो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं रिटेलर्स की जेनरिक प्रोडक्ट से उनका कुछ मार्जिन इंक्रीज होता है और वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट है रिटेलर्स की। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप लोकल मेडिसिन स्टोर्स को पॉजिटिवली देखो और उन्हें पूरा सपोर्ट करो। तो फिर प्रॉब्लम है क्या? हमने जो वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सुनी, वो प्रॉब्लम है क्या? जो सेवा करने के फीलिंग से उन्होंने वीडियो बनाई, तो क्या अगर इन रिटेलर्स को पॉइंट आउट करने से ये सेवा अगर हो रही है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेवा नहीं हो रही। ये उन बेचारे रिटेलर्स को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, उनकी सेल फॉल करनी, उनकी इमेज ख़राब की जा रही है। तो अगर हमें सेवा करनी ही है, अगर हमें दिल से इस हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना ही है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इसे सही करने के दो लेवल हैं। एक है डॉक्टर लेवल, ये टॉप लेवल के पर्सन्स हैं। यहाँ से हम हेल्थ सिस्टम को अगर चाहें, अगर सच्ची सेवा करनी है, तो यहाँ पे हम ठीक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमें सबसे पहले करना चाहिए कि डॉक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो बिजनेस ना करें। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स ही रहें। वो मेडिसिन का बिजनेस करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करें। वो कस्टमर्स या पेशेंट को फोर्स ना करें कि आप इसी जगह से मेडिसिन परचेज करो। दूसरी बात, जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन्स, वो रिस्ट्रिक्टेड एक या दो दुकान पे ही नहीं मिलनी चाहिए। वो यूनिवर्सल हो, हर जगह अवेलेबल हो, इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए। और तीसरी बात, जो प्रोडक्ट के ब्रांड नेम वो लिखते हैं, ब्रांड नेम ना लिख करके उस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन लिखे, जो कॉम्पोजिशन से दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट मार्केट में कहीं पे भी मिल जाए। तो इस तरीके से डॉक्टर लेवल पे हम इन कंडीशंस को कंट्रोल करके रियल सेवा कर सकते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट के लेवल की बात है, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए और प्रमोशन की जाए रिटेल ट्रेड के ऊपर। उन्हें डी लाइसेंस किया जाए और फर्दर लाइसेंस ना दिया जाए, जिससे वो मेडिकल स्टोर खोल करके इन पेशेंट्स से ज़्यादा चार्ज कर सकें। इस तरीके से सेवा हो सकती है, ना कि रिटेलर को पॉइंट आउट करके। हमें इस बातों को समझना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए। तो चले एक काम और करते हैं। हम जिस भी सिटी में रहते हैं, उन सिटी के 100 अमीर लोगों की लिस्ट बनाते हैं। जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे, तो आपको उस 100 लोगों में 25 से 30 लोग ज़रूर डॉक्टर्स मिलेंगे, जो टॉप रिच पर्सन्स के अंदर आएंगे। लेकिन उस लिस्ट के अंदर कोई रिटेलर जो मेडिसिन का रिटेल कर रहा होगा, वो शायद ही एक या दो होगा। चलो ये भी मत करो, आप जो भी रिटेलर को जानते हो, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखो। आप रियलाइज़ करो, जज करो, क्या वाकई में वो एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर वो जो वीडियोस आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, प्लीज़ उनका बॉयकॉट करो। उन्हें आप सजेस्ट करो कि अगर आपको सेवा करनी ही है, तो आप डॉक्टर को आप कन्विंस करो कि डॉक्टर की तरफ से जो मिस यूज़ हो रहा है, वहाँ पे कंट्रोलिंग हो। आई थिंक मैंने जो आपको अपनी बात समझानी थी, बात रखनी थी, वो मैंने आपको समझा दी है। बाकी आप भी रियलाइज़ करें और ऐसी र्यूमर से आप अपने आप को दूर रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।